मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। शकलैन खान के बेटे की शादी जारी थी। लोगों के बातें करने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले ही लम्हे बेहतरीन साउंड सिस्टम पर पश्तो की भड़कीली सी धुन सुनाई देने लगी और उसके साथ ही पलवशा का लचकदार बदन उस धुन से हमाहंग हो गया। चंद मंचलों ने पहले उसका साथ देना चाहा, मगर उसकी महारत देखते हुए वो खुद ब खुद पीछे हट गई। वो अपने हाथ पांव का इस्तेमाल इस खूबसूरती से कर रही थी गोया उसकी सारी जिंदगी इसी शुगल में गुजरी हो। इस खुशकुन नजारे से नजरें हटाना काफी दुश्वार था, लेकिन मैंने कोशिश करके अनार गुल की जानिब निगाहें घुमाई। उसके चेहरे पर जो तासुरात नजर आ रहे थे उन्हें देखकर मुझे पलवशा की बात में कोई शक नहीं रहा था। उस वक्त उसकी आंखें किसी गिद्ध की तरह पलवशा के बदन पर गड़ी थी। बदलती धुनों के साथ उसके हाथ पांव और जिस्म की हरकत भी तब्दील हो जाती थी। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी हरकत में सुस्ती के बजाय तेजी आती जा रही थी और उसके साथ ही लोगों की जेबों के मुंह भी खुल रहे थे। ढोल बजाने वाले को पिछले 2-3 दिन ढोल पीटने पर इतनी रकम हाथ नहीं आई होगी जो इन लम्हात में इकट्ठी हो रही थी। यूं भी इतना तो वो जानता था कि पलवशा कोई पेशावर नाचने वाला नहीं है जो उसके साथ रकम में हिस्सेदारी का दावा करता। और फिर मैंने देखा कि वो पैसे फेंकने वालों के साथ नाचते हुए अटखेलियां करने लगी। उसका अंदाज बिल्कुल किसी बाजारी लड़के का सा था। कुछ लोग जो उसे नहीं जानते थे उन्होंने अपने किसी दोस्त और साथी वगैरह के सर पर बड़ा नोट रख कर पकड़ा। ढोल और शहनाई बजाने वालों ने जब वो नोट पकड़ना चाहा तो उन्होंने पलवशा की जानिब इशारा किया कि वो खुद आकर नोट पकड़े। पलवशा पेशावर तो नहीं थी कि उधर जाती, मगर उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो उस बंदे की तरफ बढ़ गई जिसने एक बड़ा नोट निकाल कर अपने साथी के सर पर पकड़ा हुआ था। उसके सामने चक्कर काटते हुए पलवशा ने 2-3 नोट उसके हाथ से झपटे। इस दौरान उसने 2-3 बार पलवशा की कलाई पकड़ने की कोशिश की, मगर वो सफाई से अपनी कलाई बचा गई। उसी वक्त एक आदमी ने मेरे सर पर 10 रुपए का नोट पकड़ा। मैंने हैरानी से उसकी जानिब देखा। वो वही जवान था जिससे थोड़ी देर पहले पलवशा कोई बात कर रही थी। पलवशा भी शायद उसी लम्हे की मुंतजिर थी। वो बाकी आदमियों के बड़े नोटों को नजरअंदाज करती हुई चक्कर काटते हुए वहां पहुंची और आते साथ मेरी गोद में बैठते हुए वो नोट उठाने लगी। मैं बिल्कुल सुन हो गया था। ये क्या मजाक है? मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली। मैं उससे इतनी ज्यादा बेबाकी की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मुझे झिड़का, खामोश रहो। मुझे महसूस हुआ कि वो ये सब एक मंसूबे के तहत कर रही थी। उस आदमी ने मेरे सर पर 5-6 नोट पकड़े और फिर आखिरी नोट पलवशा की गाल के साथ लगाकर उसके हाथ में पकड़ाया और पीछे हट गया। उसकी इस हरकत का बुरा मनाए बगैर वो दोबारा उठकर नाचते हुए मुझसे दूर जाने लगी। उसी वक्त मैंने अनार गुल को जेब से 500 का नोट निकालकर अपने साथ बैठे आदमी के सर पर पकड़ते देखा। पलवशा नाचते हुए उसके करीब पहुंची और उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। 4 नोट मुसलसल पलवशा को पकड़वाने के बाद अनार गुल ने उसकी कलाई से पकड़ने की कोशिश की, मगर वो चाबुकदस्ती से अपनी कलाई उसके हाथ में आने से बचा गई थी। अनार गुल चेहरे पर हवस के तासुरात सजाए जेब से मजीद नोट निकाल कर पास बैठे आदमी के सर पर रखने लगा। मजीद 2-3 नोट कुर्बान करने के बाद उसने एकदम झपट कर पलवशा को पकड़ा और गोद में बिठाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त पलवशा ने खुद को झटके से उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। अनार गुल के चेहरे पर तैश भरे आसार नमूदार हुए और उसने दोबारा खड़े होकर पलवशा पर हाथ डाले। उस वक्त जो हुआ वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने इस्तरारी अंदाज में गोद में पड़ी क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले पलवशा ने अपना घुटना जोरदार अंदाज में अनार गुल की टांगों के बीच में मार दिया था। उसके मुंह से काफी बुलंद कराह खारिज हुई थी। अगले ही लम्हे जैसे बिजली चमकती है, पलवशा ने झुककर अपनी पिंडली से बंधा खंजर निकाला और उसकी गर्दन पर भरपूर अंदाज में चला दिया। लोग अभी तक इस मामले को मजाक ले रहे थे। अनारगुल के नीचे गिरकर तड़पने के मंजर से एकदम चीखो पुकार शुरू हो गई थी। उसी वक्त मेरी नजरों ने अनारगुल के एक साथी को क्लैशनकोफ कंधे से उतारकर कॉक करते देखा। पलवशा की नजर भी उस पर पड़ गई थी, लेकिन जो ही उसने क्लैशनकोफ उसकी जानिब सीधी की, मैंने एक लम्हे में क्लैशनकोफ कंधे से लगाई और ट्रिगर दबाते हुए उसकी गोली चलाने की ख्वाहिश को हसरत में तब्दील कर दिया। माथे पर लगने वाली गोली से वो मुंह के बल गिरा। मैं भागकर पलवशा के करीब पहुंचा और बगैर किसी ताखुर के उसे अपनी आड़ में ले लिया। अनारगुल का जिस्म अभी तक झटके ले रहा था, लेकिन उसके साथी का जिस्म साकित हो गया था। उसी वक्त किसी को ख्याल आया और उसने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। 5-6 आदमी मेरे और अनारगुल के साथियों के दरमियान आ गए थे। वहां पर उसके 4 साथी और भी मौजूद थे। शकलैन खान नजदीक आकर तशवीश भरी नजरों से लाशों को देखने लगा। उसकी आवाज में गम और गुस्सा उबल रहा था। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मैं अक्खड़पन से बोला, बिल्कुल वही किया जो करना चाहिए था। मेरा दोस्त पेशावर नाचने वाला नहीं है, वो तो बस सरदार ज़्यादा दिलदार के कहने पर नाच रहा था और इस घटिया इंसान ने सबके सामने उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। मेरे दाएं जानिब खड़े जवान
ने वाज़ेह अंदाज में मेरी तायद की। अनारगुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उसकी जानिब देखा, वो वही था जो मेरे सर पर पैसे पकड़ रहा था। एक आदमी ने मेरी गोली से मरने वाले का नाम लिया। चलो अनारगुल की तो खैर है, शम्स को तो नहीं मारना चाहिए था। मैंने कहा, पहल उसने की थी, क्या मैं चुपचाप तमाशा देखता रहता? मेरी बात के जवाब में 3-4 आदमी मुसलसल बोलने लगे। अनारगुल के साथी भी तमतमाते हुए चेहरे के साथ हमें खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे थे। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो पलवशा थी। मेरे मुतवज्जा होते ही वो दबी जबान में बोली, वी नीड टू रन अवे फ्रॉम हियर। मैंने भी अंग्रेजी जबान में जवाब दिया, इतना आसान है? वो बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने के बहाने तुम भी मेरे पीछे आ जाओ। अगर मोटरसाइकिल तक पहुंच गए तो फिर निकलना मुश्किल नहीं होगा। उसके तेज दिमाग ने 1 मिनट में तजवीज सोच ली थी। मैंने फौरन असबात में सर हिला दिया, ठीक है। उस वक्त सकलैन खान लोगों को लाशों से दूर हटने का कह रहा था। अनारगुल के साथ ही शोर कर रहे थे कि वो उसी वक्त बदला लेंगे। दिलदार खान और उसके 2-3 दोस्त उन्हें ठंडा करने की तगोदौ में थे। सकलैन खान पलवशा को मुखातिब हुआ, लड़के तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। बिलाशुबा गलती अनारगुल की भी थी, लेकिन तुम्हें इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। वो बोली, चचा जान, आप भी इस खबीस की तरफदारी कर रहे हैं। ठहरो, मैं अपने हाजी चचा को बुला कर लाता हूँ। पलवशा ने बहाना घड़ने में देर नहीं की थी। ये कहते हुए वो तेज कदमों से बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। नहीं पलू खान, हाजी साहब को कुछ न बताना, रुक जाओ, हम खुद इस मामले से निमट लेंगे। मैंने आवाज़ बुलंद उसे पुकारा, मगर वो सुनी अनसुनी करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने कहा, पलू खान वापस आ जाओ। मैंने एक बार फिर उसे पुकारा। उस वक्त वो दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। सकलैन खान मुझसे मुखातिब हुआ, जवान, इसे जाने न दो, जब तक फैसला नहीं हो जाता ये कहीं नहीं जा सकता। मैंने कहा, ठीक है सरदार, मैं इसे भी लेकर आता हूँ। बच्चा है, डर गया है और चाहता है कि इसका कोई सरपरस्त यहाँ मौजूद हो। सकलैन खान को ये कहकर मैंने साथ खड़े आदमी की तरफ अपनी क्लैशनकोफ बढ़ाते हुए कहा, भाईजान 1 मिनट ये गन पकड़ो, मैं उस बेवकूफ को पकड़ कर लाऊं। उस आदमी ने बेख्तियार मेरे हाथ से गन थामी और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये कहाँ जा रहा है? दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कानों में अनारगुल के एक साथी की आवाज गूंजी, मगर मैं ध्यान दिए बगैर तेज कदमों से चलता रहा। जिस आदमी को मैंने गन पकड़ाई थी गालिबन उसी ने जवाब दिया, वो अपने दोस्त को पकड़ने जा रहा है। दरवाजे से निकलते ही मैंने देखा कि पलवशा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चुकी थी। पलू खान रुक जाओ, मैंने चीख कर जोरदार अंदाज में कहा और उसकी जानिब इस तरह भागा कि गोया उसे रोकना चाहता हूँ। करीब पहुंचते ही मैंने बगैर किसी ताखीर के उसके पीछे नशिस्त संभाली। वो मेरी ही मुंतजिर थी। मेरे बैठते ही उसने क्लच छोड़कर मोटरसाइकिल भगा दी। मैंने अपने अकब में एक चीखती हुई आवाज सुनी, वो भाग रहे हैं। पलवशा ने गियर तब्दील करते हुए रफ्तार कुछ और बढ़ा दी थी। इस हवेली तक आने के लिए 100-200 गज का रास्ता बना हुआ था। उसके बाद पुख्ता सड़क थी। पलवशा चंद सेकंड्स में सड़क तक पहुंच गई थी। दाएं जानी मोटरसाइकिल मोड़ते ही उसने रफ्तार कम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे से चंद आदमी दौड़ते हुए निकले और दीवार के करीब खड़ी डबल केबिन की तरफ बढ़ गए। उसके साथ ही क्लैशनकोफ के फायर की तड़तड़ मेरे कानों में पड़ी। दरवाजे के करीब खड़े होकर एक आदमी हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ कि क्लैशनकोफ से 300 मीटर के फासले तक निशाना लेकर फायर किया जा सकता है और हम उससे ज्यादा फासले पर आ चुके थे। पलवशा जिस तरह मोटरसाइकिल चला रही थी, शायद इस महारत से मैं भी न चला सकता। 125 गोली किसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ग्लॉक 19 मैंने हाथ में पकड़ लिया था। क्लैशनकोफ मैं यूं भी वहीं छोड़ आया था। उस क्लैशनकोफ की वजह से ही उन्हें मेरे लौटने की उम्मीद थी, वरना वो मुझे इतनी आसानी से पलवशा के पीछे न जाने देते। डबल केबिन के रोड पर चढ़ने तक हम काफी दूर निकल गए थे। वो इस रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ा रही थी कि मुझे अच्छा खासा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी जगह मैं होता तब शायद मोटरसाइकिल इसी रफ्तार से ही दौड़ाता। उसके कान के नजदीक मुंह ले जाकर मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, पता नहीं। मैंने कहा, हमारे ताक़ुब में वो आ रहे हैं और उनके पास डबल केबिन है, यकीनन वो जल्दी ही हम तक पहुंच जाएंगे। वो बोली, अलाम खेल तक तो सड़क पर ही जाना होगा, यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं जिस पर मोटरसाइकिल दौड़ सके। अलबत्ता कहते हो तो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल भागते हैं। उसने करीबन चीखते हुए मेरी बात का जवाब दिया। मैंने कहा, जो मुनासिब समझो करो। मैंने सारी जिम्मेदारी उसके सर पर फेंकते हुए जान छुड़ाई। वो जवाब दिए बगैर उसी रफ्तार में मोटरसाइकिल भगाए चली गई। सड़क के बाएं हाथ नाला था और दाएं हाथ पहाड़ियां। अगर हम दाएं तरफ मोटरसाइकिल उतारते तो 100-150 गज ज्यादा आगे नहीं जा सकते थे, जबकि दाएं हाथ यूं भी ढलान थी। एक खतरनाक मोड़ के करीब आते हुए पलवशा ने मोटरसाइकिल की रफ्तार जरा सी कम की। उसी वक्त हमें अपने अकब में क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट सुनाई दी, लेकिन अभी तक वो चंद 100 मीटर दूर थी। मोड़ काट कर पलवशा ने दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार ज्यादा होने के बावजूद डबल केबिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आती जा रही थी। अलाम खेल उबूर करके नाले की खड़ी चढ़ाई ढलान में तब्दील हो जाती थी। वहाँ हम उन्हें जुल देकर निकल सकते थे। यकीनन यही बात पलवशा के जहन में भी थी, इसलिए उसने सड़क पर जाने का खतरा मोल लिया था। अलाम खेल की आबादी के आसार नजर आते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। डबल केबिन 300-400 गज दूर ही थी। मुझे इत्मीनान सा हुआ कि अब हमारे बचने की उम्मीद पैदा हो गई है।
मगर मेरा ये इत्मीनान उस वक्त गहरी परेशानी में ढल गया जब मैंने सामने से एक डबल केबिन को आते देखा। वो डबल केबिन अलार्म खेल से निकलकर आंधी और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ रही थी। यकीनन उन्होंने अपने साथियों को वायरलेस सेट पर इत्तला दे दी थी और हम दोनों ऐसे बेअक्ल थे कि ये ख्याल भी हमारे जहनों में न आया कि अलार्म खेल तो कबील खान का इलाका है। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला मारे गए। पलवशा दूसरी डबल केबिन को देखते ही मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करने लगी। हम दाएं बाएं पैदल भाग कर निकल सकते थे, लेकिन उस वक्त ये कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। सामने वाली गाड़ी हमारे करीब पहुंच चुकी थी। हमसे 10-15 कदम के फासले पर गाड़ी रोककर 4 मुसल्ला आदमी बाहर निकल आए। उसी वक्त अकबी गाड़ी भी करीब आकर रुक गई थी। उसमें अनारगुल के 4 साथी सवार थे। हमारे ताकुब में आने वालों में से एक ने आते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। खबीस का बच्चा, तुम्हारा क्या ख्याल था कि भाग जाओगे? उस वक्त मुंह खोलने का मतलब अपनी कमबख्ती को दावत देने के मुतरादिफ था। मुझे एक और थप्पड़ से नवाज कर वो पलवशा को गाली देते हुए बोला, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा कि किसी को बता भी नहीं सकूंगे। पलवशा भी खामोश रही। अलार्म खेल से आने वाली गाड़ी से उतरने वाले एक शख्स ने मुझे थप्पड़ मारने वाले को कहा, फिरोज खान। कमांडर रोशन खान ने कहा कि इन्हें वहीं हवेली में ले आएं। फिरोज खान ने मेरी जानिब इशारा करते हुए मानी खेज लहजे में कहा, इसे हवेली में ले जाने की क्या जरूरत है? हवेली के लिए कराराशा काफी है। उसका घटिया इशारा पलवशा की जानिब था। वो बोला, नहीं, रोशन खान ने दोनों को जिंदा लाने का हुक्म दिया है। वो बोला, चलो चंद मिनट और सांस ले लो। मुझे कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चलो। फिरोज खान से बात करने वाले ने मुझे क्लैशनकोफ की नाल से गाड़ी की तरफ चलने का इशारा किया। गाड़ी के करीब पहुंचते ही अचानक फिरोज खान को याद आया, इस्मत जान, इस मजनू के पास पिस्तौल और छोकरे के पास तेज धार खंजर मौजूद है और उसने अपने साथी तक ये बात पहुंचाने में 1 सेकंड भी न लगाई। इधर दो, कहते हुए इस्मत खान ने फौरन इन हथियारों का मुतालिबा करते मेरी जानिब हाथ बढ़ाया। मैंने नेफे में उड़सा पिस्तौल निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया, जबकि पलवशा ने फर्मा बरदारी से पिंडली के साथ लगा हुआ खंजर उसके हाथ पर रख दिया। हमारे हाथ पुश्त पर बांधकर उन्होंने हमें गाड़ी की बॉडी में बिठाया और आगे बढ़ गए थे। पिछली गाड़ी का एक आदमी हमारी मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों गाड़ियों के दरमियान चलने लगा। गाड़ी की बॉडी में हमारे साथ 2 आदमी बैठ गए थे। 5-10 मिनट के अंदर हम कबील खान के वसीओ अरीज हवेली के पास मौजूद थे। उसकी हवेली और बैठक की दीवार मिली हुई थी। बैठक का रकबा हवेली से ज्यादा था, बल्कि कबील खान की बैठक रकबे में सकलैन की बैठक से बड़ी थी। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई बैठक के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर खड़े हथियार बरदार चौकीदार ने सुरत से दरवाजा खोल दिया। गाड़ियों के अंदर घुसते ही उसने जिस तेजी से दरवाजा खोला था, उसी रफ्तार से दरवाजा बंद कर दिया। बैठक के सहन में कमरों की कतार के बिल्कुल सामने एक जहाजी साइज चारपाई पर टांगे पसारे रोशन खान लेटा था। उसके जख्मी पांवों पर मुझे सफेद पट्टियां नजर आईं। ये वही था जो मेरी गोली का निशाना बना था। हमें गाड़ी से उतारकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया। उसने मुंह बिगाड़ कर तंजिया लहजे में पूछा, तो ये हैं वो सूरमा? फिरोज खान ने जवाब दिया, जी कमांडर। वो फिरोज की तरफ मुतवज्जे हुआ, मुझे जरा तफसील से पूरी बात बताओ। जवाबन फिरोज खान ने तमाम तफसील दोहरा दी। रोशन खान के लहजे में बला की हैरानी थी। इस छोकरे ने अनारगुल को कत्ल किया है? जवाबन फिरोज खान ने मुंह से कुछ कहने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। वो बराह रास्त मुझे मुखातिब हुआ, और तुमने शम्स खान को गोली मारी है? मैंने कहा, पहल उसकी तरफ से हुई थी। उसने मेरे साथी को गोली मारने की कोशिश की, और अपने बचाव के लिए हर आदमी गोली चलाने का हक रखता है। मैंने जो ही जबान खोली, उसके चेहरे पर हैरत भरे तासुरात उजागर हुए। तुम्हारा नाम क्या है? दोनों हाथों को टेक कर उसने अपना ऊपरी धड़ सीधा किया। उसी वक्त वहाँ खड़े एक आदमी ने जल्दी से 2 बड़े तकिए उसकी कमर के साथ लगा दिए। मैं मोहतात अंदाज में बोला, जीशान। वो बोला, तुम्हारी आवाज सुनी सुनाई लगती है, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं? मैंने नफी में सर हिलाया, यकीनन नहीं। वो बोला, फिरोज खान, थोड़ी दूर ले जाकर इसकी मेरे साथ मुखाबरे पर बात करवाओ। फिरोज खान हैरान रह गया था। मैं समझा नहीं कमांडर। वो वजाहत करता हुआ बोला, बस मैं अपना शक दूर करना चाहता हूँ। इसे दरवाजे के करीब ले जाकर मुखाबरे पर मेरे साथ इसकी बात करवाओ। मुझे पता चल गया था कि उसने मुझे पहचान लिया है। यकीनन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन की आवाज कैसे उसकी समातों को भूल सकती थी। मैंने इस ड्रामे से जान छुड़ाने की कोशिश की और एतराफ करना मुनासिब समझा। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है रोशन खान। वो फिरोज खान की तरफ मुतवज्जे होकर मुस्तफसिर हुआ, शम्स खान को गोली किस जगह पर लगी? फिरोज खान जो अब तक गुमगू की कैफियत में था, माथे पर। ऊपर नीचे सर हिलाते हुए रोशन खान ने गहरी निगाह मुझ पर डाली। तो तुम SS हो? मैंने कहा, हाँ, मगर अनारगुल को हमने किसी मंसूबे से नहीं कत्ल किया। उसने मेरे दोस्त के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और नतीजा उसे भुगतना पड़ा। वो बोला, और शम्स का क्या कसूर था? मैंने कहा, पहल उसने की थी, अगर मैं उसे गोली न मारता तो उसने मेरे दोस्त को कत्ल कर देना था। कबील खान ने मानी खेज लहजे में पूछा, बहुत प्यार है अपने दोस्त से? मैंने कहा, रोशन खान, जब बात दोस्ती की आ जाए तो फिर प्यार मोहब्बत सानवी चीज रह जाती है। रोशन खान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, फलसफे बयान न करो जवान। इस लड़के की शक्ल देखकर पता चलता है कि तुम्हारी कितनी कुछ दोस्ती है। बहरहाल ये मेरा दर्द सर नहीं है।
میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دوست یا معشوق نے میرے ایک اہم آدمی کو چھوٹی سی بات پر قتل کر دیا ہے اور تم نے بدلہ لینے کی کوشش کرنے والے آدمی کو گولی مار دی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں بدلہ لینے کا حق ہے یا نہیں، اور جواب یہ ہے کہ بالکل ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے تم اپنے دل جانی کو گولی مار کر جان بچا سکتے ہو۔ جواباً میں ہونٹ کاٹ کر رہ گیا تھا۔ پلوشا سے کوئی جذباتی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود میں ایسی بے غیرتی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اور یقیناً جس کے لیے تم ایسا کر رہے ہو اگر اسے موقع ملا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلوشا کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اسے گولی مار کر اپنی جان بچانا چاہو گے؟ پلوشا نے اطمینان بھرے لہجے میں سر ہلا دیا۔ ہاں، مجھے سخت قسم کی توہین اور خفت محسوس ہوئی، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ بولا، دیکھ لیا؟ اپنے اندازے کی درستگی پر وہ مسکرایا۔ خیر، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ کھڑے فیروز کو مخاطب ہوا، اپنی کلاشنکوف مجھے دو اور اپنے سارے آدمیوں کو کہو کہ جناب ایس کو اپنے ہتھیاروں کے نشانے پر رکھ لیں۔ فیروز خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی کلاشنکوف اس کی جانب بڑھائی اور اپنے آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام نے اپنی کلاشنکوفیں ہاتھ میں تھامتے ہوئے مجھ پر نشانہ سادھ لیا۔ اتنی کلاشنکوف کی گولیاں لگنے کے بعد میں صرف اسی صورت میں زندہ بچ سکتا تھا کہ میں کسی پنجابی یا انڈین فلم کا ہیرو ہوتا۔ میں زیر لب کلمہ شہادت دہرانے لگا کہ یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے، مگر روشن خان کی اگلی بات نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اس نے کہا، اس کے خوبصورت محبوب کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو اور اس کے سر پر ایک گلاس رکھ دو۔ فیروز خان کے چہرے پر ایک منحوس مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یقیناً اسے پتہ چل گیا تھا کہ روشن خان کا مطمع نظر کیا ہے۔ اس نے پلوشا کو دیوار کی طرف چلنے کا کہا اور روشن خان کی چارپائی کے ساتھ لکڑی کی میز پر پڑا گلاس اٹھا لیا۔ وہ ایک وسیع بیٹھک تھی، صحن کے درمیان سے دیوار تک اچھا خاصا فاصلہ بن رہا تھا۔ پلوشا فیروز خان کے کہنے پر خاموشی سے دیوار کی طرف مڑ گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے فیروز خان نے اس کے سر پر گلاس رکھ دیا۔ روشن خان نے فیروز خان کی کلاشنکوف کاک کر کے میری جانب بڑھا دی۔ یہ لو ایس، اب تمہاری اور تمہارے دوست کی زندگی کا دار و مدار تمہاری نشانے بازی کی مہارت پر ہے۔ اگر تم نے ایک گولی سے اپنے دوست کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ماں، موٹر سائیکل اور دوسرے سامان کے یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں گا، اور تمہارے یہاں سے نکلنے کے آدھ گھنٹے تک کوئی بھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ البتہ اس کے بعد فیروز خان کے آدمیوں نے تمہیں پکڑ لیا تو میری ذمہ داری ختم، اور اگر تم نشانہ نہ بنا سکے تو میں فیروز خان کے آدمیوں کو نشانہ آزمانے کا موقع دوں گا۔ روشن خان نے مجھے عجیب مخمسے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ اور اعتماد تھا، لیکن ایسا موقع اس سے پہلے میری زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا کہ کسی کی زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا کہ میری گولی نشانے پر لگنے کی صورت میں اس کی زندگی بچ جائے۔ روشن خان استہزائی انداز میں پوچھا، کس سوچ میں ڈوبے ہو ایس؟ یاد ہے تم نے 250-300 میٹر کی دوری سے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے آڑ سے ایک ہاتھ بھی باہر نکالا تو وہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ یہ فاصلہ تو اس کے آدھ سے بھی کم ہے اور گلاس بھی اچھا خاصا حجم رکھتا ہے۔ میں نے کہا مجھے 3 گولیاں چاہیے تاکہ میں ہتھیار کو جانچ سکوں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میرے منہ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ وہ بولا، ٹھیک ہے 3 لے لو، مگر تیسری گولی اس لیے ہوگی کہ 2 میں نشانہ نہ بنا سکے تو تیسری گولی اپنے دل میں مارنا جہاں تمہارا محبوب بسا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلند بانگ کہا لگایا اور چارپائی پر پڑی میگزین سے 2 گولیاں نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ لو، ایک گولی فائر کرنے کے بعد تمہیں دوسری گولی لوڈ کرنے کا حق ہوگا۔ میں نے گولیاں اس کے ہاتھ سے لے کر جیب میں ڈالی اور زمین پر بیٹھ کر پلوشا کے دائیں جانب مگر اس سے 10-15 گز کے فاصلے پر زمین پر پڑے اینٹ کے ایک ٹکڑے پر نشانہ سادھ لیا۔ کلاشنکوف پر میں نے 100 میٹر کی رینج لگائی تھی۔ ایک سنائپر کے لیے کسی بھی چیز کو نشانہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس ہتھیار کی ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ میں ہو۔ اسی وجہ سے سنائپر اپنے ہتھیار کی حفاظت اور دیکھ بھال اپنی جان سے بڑھ کر کرتے ہیں، لیکن اس وقت میرے ہاتھوں میں ذاتی ہتھیار نہیں تھا، اور پھر اتنی باریک بینی سے فائر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی سنائپر رائفل ہوتی، کلاشنکوف، اور وہ بھی کسی دوسرے کی۔ اس سے کسی آدمی کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنانا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور تھا۔ سب سے بڑھ کر اگر نشانہ خطا ہو جاتا تو فیروز خان کے آدمی اپنا نشانہ آزماتے، گویا پلوشا کی موت یقینی ہو جاتی اور اس کے بعد لازماً میرا نمبر آ جاتا۔ سورج پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا، لیکن اس کے غروب ہونے میں ابھی 20-25 منٹ باقی تھے۔ روشنی کی صورتحال ایسی تھی جو ایک فائرر کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے۔ میں نے زیادہ دیر نشانہ سادھنے پر نہیں لگائی تھی۔ ٹریگر دباتے ہی گولی اس اینٹ کے ٹکڑے کے تھوڑا سا دائیں اور نیچے کی طرف لگی۔ اب میرے پاس 2 گولیاں باقی تھی۔
استاد عمر دراز کے بقول اچھے سنائپر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک گولی چلا کر ہتھیار کا نشانہ جانچ لے۔ اسی طرح راؤ تصور صاحب کہا کرتے تھے کہ جو سنائپر کسی ہتھیار سے ایک گولی چلا کر یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ ہتھیار کس جگہ گولی مار رہا ہے، اسے سنائپنگ چھوڑ کر گڈریا بن جانا چاہیے۔ اپنے دونوں استادوں کے اقوال میرے دماغ میں گونج کر رہ گئے تھے۔ اگر میں دوسری گولی بھی ہتھیار کو جانچنے پر استعمال کر لیتا تو پلوشا کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنانے کے لیے میرے پاس ایک گولی بچتی۔ یوں بھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کلاشنکوف کی گولی دائیں اور نیچے کی طرف لگ رہی ہے۔ میں نے کلاشنکوف کی بیرل پلوشا کے سر کی جانب موڑ دی اور ایک دم میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر مجھے بے فکری اور بے خوفی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے بہادر اور نڈر ہونے کا مجھے پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس حالت میں کم از کم تھوڑی بہت پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہونے چاہیے تھے۔ نامعلوم اسے میرے نشانے پر اعتماد تھا یا پھر موت کا کوئی خوف اس کے دل میں موجود نہیں تھا۔ میں نے گلاس کے اوپری اور بائیں کنارے کا نشانہ سادھ لیا کیونکہ کلاشنکوف دائیں اور نیچے مار کر رہی تھی۔ پسینے سے میری ہتھیلی گیلی ہو گئی تھی۔ فائر کرتے ہوئے اتنی زیادہ گھبراہٹ مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک دم پلوشا کی اہمیت میرے دل میں بڑھ گئی اور اس کی موت کا سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں گویا بے جان ہو گئے۔ حالانکہ میری سوچ کے مطابق اس کا میری زندگی میں کوئی کردار نہیں تھا، بقول اس کے وہ میری جان کے در پہ تھی، بلکہ چند منٹ پہلے ہی روشن خان کے پوچھنے پر اطمینان بھرے انداز میں مجھے گولی مارنے پر تیار ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، یوں جیسے میرے لیے وہ بہت اہم ہو، یوں جیسے وہ حقیقت میں میرا قریبی دوست ہو، یوں جیسے اس کے نہ ہونے سے میری زندگی میں کوئی خلا پیدا ہو جائے۔ میرے ساتھی سنائپر مجھے بہت تیز رفتار فائرر سمجھتے تھے اور اس میں شک بھی نہیں تھا کیونکہ میں شست لینے میں چند سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لیا کرتا تھا۔ لیکن اس وقت میری انگلی ٹریگر کو دبا نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت میرے کانوں میں روشن خان کی طنزیہ آواز پڑی، ایس ایس سو تو نہیں گئے؟ بہرحال بہتر ہوگا کہ تم ہی اس گلاس کو نشانہ بنا لو، ورنہ یقین مانو فیروز خان کے آدمیوں کا نشانہ بہت برا ہے۔ ان کے سر پر چلائی گئی گولی پیٹ میں لگتی ہے۔ تمام روشن خان کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگے۔ میری نظریں گلاس سے پھسل کر پلوشا کے چہرے پر گردش کرنے لگی۔ وہ یوں بے فکری سے کھڑی تھی گویا کسی ڈرامے یا فلم کی شوٹنگ میں حصہ لے رہی ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ گلاس پر نظریں گاڑ لی۔ میرے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ دیر شست لینے سے گولی کے دائیں بائیں نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت نہ تو میں راؤ تصور صاحب کی نصیحت پر کان دھرنے پر تیار تھا، نہ استاد عمر دراز کی ماننے پر راضی، اور نہ کسی اور استاد کو سننے کو تیار تھا۔ روشن خان نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، میں 10 تک گنوں گا، اگر اس دوران تم نے گولی نہ چلائی تو مجبوراً مجھے کسی اور کو موقع دینا پڑے گا۔ اور اس نے بآواز بلند گنتی شروع کر دی، 1 2 3۔ مجھے لگا کہ میرے ہاتھوں میں ہلکی لرزش ہو رہی تھی۔ 4 5۔ میں نے آخری بار اپنی شست کے صحیح ہونے کا اندازہ کیا اور اس کے 6 7 اور اس کے 9 کہتے ہی ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن میری سماعت میں سٹیل کے گلاس سے گولی کے ٹکرانے کی آواز اور پھر گلاس کے دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرنے کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس آواز نے میری بے ربط دھڑکنوں کو سنبھالا اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ پلوشا کے چہرے پر ویسے ہی اطمینان بھرے تاثرات تھے۔ روشن خان تعریفی لہجے میں بولا، ایس ایس مجھے معلوم تھا تم آسانی سے اپنے معشوق کو بچا لو گے، بہرحال تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم سمجھو۔ مجھے کہتے ہوئے وہ فیروز خان کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز خان، سامان ان کے حوالے کر دو۔ جی کمانڈر کہہ کر اس نے گلاک پسٹل اور موٹر سائیکل کی چابی میرے حوالے کر دی۔ شکریہ روشن خان۔ پستول نیفے میں اڑستے ہوئے میں نے موٹر سائیکل چابی ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پلوشا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی آزمائش سے باہر نکلا ہوں۔ روشن خان نے ایک دم میرے سر پر بم پھوڑا، ایس ایس جانے کی اجازت تمہیں دی ہے، اس لڑکے کو نہیں۔ میں اس کی طرف مڑا۔ روشن خان تم اپنے الفاظ سے پھر رہے ہو۔ وہ اطمینان سے بولا، نہیں بالکل بھی نہیں، تم نے میری جان بخشی کی تھی، میں بھی تمہیں جان کی معافی دے رہا ہوں، مگر تم نے پہلے کچھ اور کہا تھا۔ غصے سے میری آواز تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا کہ تمہیں جانے دوں گا اور تم سے مراد تم دونوں نہیں صرف تم تھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔